हमारा नेक्स्ट वाइटल आता है पेन, जिसे हम क्या कहते हैं, फिफ्थ वाइटल साइन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिफ्थ वाइटल साइन क्या है हमारा। पेन हमारा फिफ्थ वाइटल साइन है। ठीक है, पेन क्या होता है, पेन जो पेन होता है वो क्या है हमारा, सबसे पहली बात ये फिफ्थ वाइटल साइन है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए हमारा फिफ्थ वाइटल साइन क्या है, वो पेन है। और पेन क्या है, अनप्लीजेंट सेंसेशन है और इमोशन है। ठीक है, ये एक सेंसेशन है, मतलब कि हम इसमें सेंस करते हैं इसको और परसीव करते हैं, और एक इमोशन है जो एक्सपीरियंस किया जाता है इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। ठीक है, एक्चुअल भी डैमेज हो सकता है। ठीक है, डैमेज किसका, टिश्यू का, एक्चुअल और पोटेंशियल डैमेज टिश्यू, मतलब टिश्यू का कितना डैमेज हुआ है, वो एक्चुअल हुआ है, पोटेंशियल हुआ है, तो उसको फील करना और अनप्लीजेंट फील करना, उसे हम क्या कहते हैं, पेन। क्योंकि परसीव करने की हर एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी की स्ट्रेंथ अलग होती है। किसी के अकॉर्डिंग जो पेन की डेफिनेशन है ना, हर एक पर्सन का अलग होता है। किसी को थोड़ा सा कट लग जाता है वो भी पेन है, किसी को ज़्यादा, वो जो सेम उसके लिए 4 मार्किंग करता है, किसी और पर्सन के लिए वो 0 या 2 मार्किंग करता है। तो इसलिए ये एक सेंसेशन है। जब सेंसेशन वर्ड आता है तो एक्चुअल एंड पोटेंशियल पे डिपेंड कर जाता है कि उसको परसीव करने का तरीका कैसे है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो क्या बोलते हैं उसको, टाइप्स ऑफ पेन, मतलब कि पेन के टाइप्स नहीं, कि किस किस बिहाफ पे जो पेन है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन में आता है आपका एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट वर्ड से क्या समझते हैं आप, एक्यूट वर्ड होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। ठीक है, लेस देन 6 मंथ के लिए कोई पेन है, उसको लेस देन 6 मंथ से फील हो रहा है, 1 डे का भी हो सकता है, 2 डेज का भी, बट जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ से कम होना चाहिए। 1 मंथ का भी हो सकता है, 2 मंथ का भी। ठीक है, अगर वही पेन कंटिन्यूस हो गया है और मोर देन 6 मंथ हो गए हैं उसको, तो हम क्या कहेंगे उसको, क्रोनिक पेन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको, क्रोनिक पेन कहेंगे। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पेन में ड्यूरेशन आता है। ठीक है, सेकंड आपका क्या आता है इसके अंदर, सेकंड आपका आता है लोकेशन। इसके अंदर क्या आता है, लोकेशन के अंदर रेफरल या फिर विसरल। ठीक है, लोकेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, जो पेन होता है ना वो हमें 2 तरीके से महसूस होता है। एक तो पेन वहां पर महसूस होना जहां पर एग्जैक्ट इंजरी हुई है। ठीक है, मान लो मेरी फिंगर में इंजरी हुई है, फिंगर में कोई कट लगा है, तो मुझे फिंगर में ही पेन महसूस होना। एक पेन होना कि इंजरी कहीं और हुई है लेकिन पेन उसका कहीं और हो रहा है, लाइक एमआई में, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में। ठीक है, प्रॉब्लम हार्ट की वॉल्स में होती है, ऑक्सीजन सप्लाई ना मिलने की वजह से एमआई अटैक आता है, लेकिन जो उसका पेन होता है वो रेडिएट करता है कहाँ से, नेक से होते हुए लेफ्ट शोल्डर में रेडिएट करता है। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर में। सेम ऐसे अपेंडिसाइटिस का जो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है, सॉरी राइट लोअर क्वाड्रेंट होता है, वहां पर उसका अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो पेन इनिशिएट करता है इसका राउंड द अम्बलाइकस यूजुअली लोगों को पेन रेडिएट करता है। ठीक है, पेन कहीं और होता है। सेम ऐसे अगर रीनल स्टोन है तो पेन कहीं, जो उसकी साइट है, लोकेशन है, वो कहीं और होगी, लेकिन रेडिएट करता है वो पेन कहीं और साइट पे जाके रेडिएट करता है। ठीक है, जो पेन कहीं और रेडिएट कर रहा है, लोकेशन कहीं और है, रेडिएट कहीं और कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, रेफरल। क्योंकि रेफरल का मतलब है हम किसी को रेफर करते हैं, हम प्रॉब्लम मेरे को हो रही है पर मैंने रेफर कर दिया किसी और को। ठीक है,
तो ऐसे ही करता है, इसमें हमारा ऑर्गन्स क्या करते हैं, प्रॉब्लम किसी और को होती है, किसी ऑर्गन को होती है, लेकिन रेफर कर देते हैं कहीं और, किसी और साइड पे। और विसरल में क्या होता है, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पेन होना जहां पर इंजरी हुई है। हाथ में इंजरी हुई है तो हाथ में, फेस पे हुई है तो फेस में, ईयर में हुई है तो ईयर में पेन महसूस होना। ठीक है, तो इसलिए इसको लोकेशन के बिहाफ पे डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ड्यूरेशन देख लिया हमने, लोकेशन देख लिया हमने। नेक्स्ट आता है आपका क्या, थर्ड कैटेगरी किस में आती है आपकी, थर्ड कैटेगरी आती है आपकी इंटेंसिटी। ठीक है, जो इंटेंसिटी होती है उसमें भी 3 पार्ट में है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड जो बहुत माइन्यूट लेवल पे है, मॉडरेट जो उससे ज्यादा महसूस हो रही है, और सीवियर जो मतलब उसका लास्ट है, वो कि इससे ज्यादा मुझे पता नहीं वो चीज कैसे बियर की जाती है। ठीक है, तो जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर होता है, जितना जितना हम सीवियरिटी के पास जाते हैं मतलब वो चीज बहुत ज्यादा सीरियस है। ठीक है, तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर को हम अगर नंबरिंग में भी 0 to 10 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें किसी भी पेन को, मैं कहती हूँ कि आपको कितना पेन हो रहा है, मैं आपको 0 से 10 देती हूँ। जैसे कि हम यूजुअली क्या करते हैं, ये मार्किंग, मान लो कि कोई कपड़ा है, मैंने आपको दिखाया है कोई क्लॉथ, कि मैं पूछती हूँ कि आपको कितना पसंद है 0 to 10 में, या फिर कोई डिबेट हुई है तो आपको मार्क दी जाते हैं, जैसे कि दिखाते हैं डांस रियलिटी शोज में, कोई भी परफॉर्मेंस हुई है तो हम 0 to 10 में मार्क्स देते हैं। बहुत अच्छी लगती है तो 10 देते हैं, जितनी कम अच्छी लगती है उतना 0 के पास चले जाते हैं। सेम इसमें 0 इंडिकेट करता है नील को कि कोई पेन नहीं हो रहा है, और 10 करता है इतना इंटेंस कि मतलब मुझे नहीं पता कि इससे ज्यादा पेन को कैसे बियर किया जाता है, इससे ज्यादा पेन किसे कहते हैं। ठीक है, तो माइल्ड टू मॉडरेट में जो माइल्ड है वो इंडिकेट करता है किसको, 1 to 3 मार्किंग को। ठीक है, क्योंकि 0 तो नील है ना, पर माइल्ड का मतलब हो रहा है, शुरू हो चुका है। 4 to 6 हम किसको इंडिकेट करते हैं, मॉडरेट को। ठीक है, अगर 7 to 10 के बीच में मार्किंग आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, सीवियर पेन हो रहा है किसी भी पर्सन को। ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी किसकी, इंटेंसिटी की, जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, एटियोलॉजी के बेसिस पे हम पेन को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 चीजें हैं आपकी। नोसिसेप्टिव पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन। नोसिसेप्टिव पेन हम किसे कहेंगे, नोसिसेप्टिव पेन देखो जो ये एटियोलॉजी ने डिवाइड की जाती है, आपको पता है पेन कैसे परसीव किया जाएगा। मान लो कि कोई चीज़ है, मान लो कोई गर्म चीज़ है, मैंने उस पर हाथ रख दिया, मेरे हाथ में कट लग गया, तो यहाँ से मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन उसको परसीव करेगा कि डैमेज हो रहा है। ठीक है, और वो एज ए पेन के फॉर्म में हमें सेंसेशन फील हुई, और फिर हम वहाँ से उसको प्रिकॉशन ले लेंगे, हाथ हटा लेंगे, ब्लीडिंग रोकेंगे, और फिर आगे फर्दर प्रिकॉशन जो ले सकते हैं हम लेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा नर्वस सिस्टम इंटैक्ट है, उस चीज को अच्छे से परसीव करा है, तो वो आ जाएगा नोसिसेप्टिव पेन। और अगर हमारा नर्वस सिस्टम इंटैक्ट नहीं है, कोई देरी लिटिल डैमेज है या ज्यादा डैमेज है, वो डिपेंड करता है सिनारियो के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है नर्वस सिस्टम में, तो वो पेन आएगा किसमें, न्यूरोपैथिक पेन में। ठीक है, अगर इंटैक्ट है तो किस में आएगा, नोसिसेप्टिव में। ठीक है, और अगर डैमेज है या डिस्टर्ब है, ठीक है, तो वो आएगा न्यूरोपैथिक पेन में। अब बात आती है कि नोसिसेप्टिव पेन में कौन कौन से पेन आते हैं। लाइक देखो, सबसे बड़ी बात, पहली बात, नोसिसेप्टिव पेन इंटैक्ट है, मतलब कि हैंड में कट लगा, सही मतलब शार्प पेन हो रहा है आपको, पेन पता चल गया आपको, तो ये इंटैक्ट है। और न्यूरोपैथिक पेन में जैसे कि क्या बोलते हैं, इसमें आ जाएगा फैंटम लिम्ब, मतलब लिम्ब आपका कट हो चुका है, पूरे आप क्योर हो चुके हो। ठीक है, आपने रिकवरी पूरी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे महसूस होना कि आपके इस पैर में पेन हो रहा है, कट लग गया है, मतलब कट लगने की वजह से उस पैर में पेन महसूस होना। ठीक है, तो ये पेन आपको न्यूरोपैथिक में होता है, पेन महसूस। ठीक है, तो नोसिसेप्टिव भी 2 टाइप के होते हैं, सोमैटिक एंड विसरल। जो सोमैटिक पेन होता है ना,
वो आपको एग्जैक्ट शार्प पेन होता है, ठीक है। हैंड में कट लगा है, शार्प पेन महसूस होगा आपको, या कुछ भी चीज लगी गर्म तो आपको जो पेन है वो बिल्कुल शार्प पेन होगा आपको, उसको हम सोमैटिक कहेंगे। बॉडी पे सोमैटिक का मतलब था बॉडी, बॉडी के ऊपर जो भी पेन महसूस हो रहा है वो सोमैटिक होगा। विसरल जो इंटरनल फील होता है आपको, लाइक एमआई में आपको क्रशिंग टाइप का पेन होता है, जैसे लाइक कोई चीज क्रश कर दी गई है, ठीक है। तो ये जो डल पेन होना वो किस में आता है, विसरल में आता है, ठीक है। क्रशिंग पेन लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एमआई में आपको महसूस होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, विसरल। न्यूरोपैथिक पेन में क्या होता है, जो न्यूरोपैथिक पेन होते हैं इसमें आपका मतलब एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, जैसे कि फैंटम लिम्ब, ठीक है, और या फिर जैसे कि पोस्ट हर्पेटिक पेन, जैसे हर्पिस वायरस हो जाता है। हर्पिस वायरस क्या होता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है किसकी, चिकन पॉक्स की, जो ओल्ड एज में देखने के लिए मिलती है जब इम्यूनो कंप्रेस्ड हो जाते हैं कोई भी पेशेंट, ठीक है, तब देखने के लिए मिलती है। तो ये अपीयर हो जाता है हर्पिस वायरस और वो न्यूरोपैथिक पेन कोज करता है। कुछ लोगों को कुछ ड्यूरेशन में करता है, कुछ लोगों को पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बहुत लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम कोज करता है, पेन कोज करता है। तो पोस्ट हर्पेटिक मतलब हर्पिस ठीक हो गया, रिकवर हो गया, लेकिन फिर भी पेन फील होना, तो ये न्यूरोपैथिक में आता है। ये भी दो टाइप का होता है, जैसे हमारा जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर सेंट्रल बॉडी से रिलेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के उसमें पेन हो रहा है तो सेंट्रल में आएगा, और पेरिफेरल एरिया वाले में हो रहा है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आएगा। तो इसके बिहाफ पे ये डिवाइडेड है। तो ये होगी हमारी एटियोलॉजी। तो चार टाइप पे हमने डिवाइड कर दिया पेन को, ड्यूरेशन, लोकेशन, एटियोलॉजी एंड सीवियरिटी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका जो पेन स्केल होते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखो जब भी कोई पेशेंट आता है वार्ड के अंदर या आप उससे फर्स्ट इंटरेक्शन करते हो पेशेंट का, ये हमारा वन ऑफ द मतलब फिफ्थ वाइटल साइन आपको पता चल ही गया है, ठीक है। तो इसको हमें रेगुलर फर्स्ट इंटरेक्शन पे भी हम इसको असेस करते हैं, और जब जब हमारी शिफ्ट चेंज होती है या जब जब हमारा पेशेंट का इंटरेक्शन होता है एक ड्यूरेशन के बाद, तो हमें इसको असेस करना होता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। अगर पेशेंट कंप्लेन करा हाँ उसको पेन है या फिर डिस्कम्फर्ट है, तो 15 to 30 मिनट्स बाद उसको रीअसेस करना होता है। मतलब फर्स्ट असेस किया, फिर आप अप्लाई करोगे प्लानिंग करके चीज़ों को, ठीक है। रिलीफ कैसे कर सकते हो, रिलीफ जो चीज़ें आपने उसको प्रोवाइड की या पोजीशन से कंफर्ट दिया, मेडिकेशन से कंफर्ट दिया, या हॉट एंड कोल्ड थेरेपी से आपने उसको कंफर्ट दिया, उसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 30 मिनट बाद हम उसको रीअसेस करें। और जो अगर उसकी मार्किंग 6 थी तो वो 5 या 4 या 3 या 2 पे आनी चाहिए, ठीक है। इसी से हमारा पता चलेगा कि कितना उसका मतलब कि इफेक्टिव रही उसको थेरेपी, ठीक है। और रीअसेस इसलिए भी करते हैं अगर सेम ही स्केल पे तो हमें और मेजर्स लेने की जरूरत है, ठीक है। तो पेन को रीअसेस करना होता है, ठीक है। अब कौन कौन से स्केल से हम जो पेन है उसको मतलब असेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनपीएस, जो एनपीएस होता है वो होता है एनपीएस, देखो सबसे पहले हमारा ये आता है एनपीएस स्केल, न्यूमेरिकल पेन स्केल होता है आपका, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल में हम वही 0 to 10 एक सीक्वेंस रखते हैं पेशेंट के लिए,
ठीक है, न्यूमेरिकल का मतलब ही होता है कि नंबरिंग, ठीक है। तो नंबर में हम इसको डिनोट करते हैं कि जीरो जो इंडिकेट करता है वो नो पेन को इंडिकेट करता है, मतलब पेशेंट को कोई पेन नहीं है। अगर हम जीरो मेंशन कर रहे हैं इट मीन्स पेशेंट को कोई भी पेन फील नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टू, मतलब पेशेंट को अवेयरनेस है पेन की। लाइक जैसे कि मान लो आपके थंब में कट लग गया है, ठीक है, आप काम कर रहे थे और आपको तब पता चल रहा है अच्छा मेरे को कोई कट लग गया है, इसका मतलब यहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट है, मतलब ऐसे कोई वो नहीं थी कि अवेयरनेस है, बस हल्का फुल्का, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अवेयरनेस है पेन की, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका फोर। फोर में हम किस पेशेंट को कैटेगराइज करेंगे इसमें, कि इसमें इग्नोर कर सकता है, मतलब पेन का पता तो है हमें कि हमारे हाथ में पेन हो रहा है, लेकिन अगर मैं काम करने लग जाऊंगी तो मैं भूल जाऊंगी। जैसे कि हेडेक होता है, कुछ लोगों को हेडेक हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कुछ काम में इंगेज हो गए हैं, कुछ एक्टिविटी करने लग गए और वो भूल जाते हैं, ठीक है, कि उनको हेडेक हो रहा था या पैरों में दर्द हो रहा था। मतलब कोई भी, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि हम किसी एक्टिविटी में इंगेज हो जाएंगे और हम उस चीज़ को फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जब तक हम इंगेज है, माइंड हमारा माइंड डाइवर्शन हो गया है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं पेन को, ठीक है। सिक्स हम किसको स्कोरिंग देते हैं, सिक्स हम उसको स्कोरिंग देते हैं जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मान लो कि अगर मेरे को पेन है, मेरे को हेडेक हो रहा है या मेरे लेग पेन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैंने चाहा कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ ताकि वो चीज़ मेरे को इतना ज़्यादा फील ना हो, लेकिन मैं उसको इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ, वो चीज़ मेरे को एक्नॉलेज हो रही है कि हाँ मुझे हेडेक है, बट स्टिल मैं उसको कोशिश कर रही हूँ, बट वो हो नहीं रही है, ठीक है, वो एक्नॉलेज हो रही है, ठीक है। फिर आता है एट। 8 नंबर हम उसको देंगे जो इंटरफेयर कर रहा है एक्टिविटी में, मतलब कि हम चाहते हैं कि हम कोई एक्टिविटी करें लेकिन हम कर नहीं पा रहे क्योंकि पेन इतने इंटेंस लेवल पे है इस वक्त, ठीक है। मान लो हमें कोई खाना बनाना है या मतलब कोई हमें ऑफिस जाना है, कोई भी हमें एक्स वाई जेड कंप्यूटर पे पीपीटी बनानी है, कुछ भी हमें एक प्रिपरेशन करनी है, तो हम वो करना चाह रहे हैं लेकिन पेन इतनी ज़्यादा इंटेंस पे है कि हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे काम के ऊपर, ठीक है। और 10 मार्किंग हम उसको दे रहे हैं कि जो इंटेंस है बियरेबल ही नहीं हो रहा, कि वो सिर्फ फोकस पेन पे ही है, ठीक है, उसके अलावा हमें नहीं पता एक्स वाई जेड एक्स क्या हो रहा है हमारे आसपास, ठीक है। तो इसलिए 0 to 10 में हम इसको नंबरिंग देते हैं। 0 में कोई पेन ना होना, 2 में अवेयरनेस है हमें पेन की बट हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। 4 में क्या होता है, 4 में हम उसको इग्नोर कर सकते हैं पेन को, मतलब कि हम अगर अपना माइंड कहीं और एक्टिवेट कर लेते हैं तो वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इग्नोर हो सकता है। 6 में हम कर रहे हैं अपने आप को कोशिश इंगेज करने के लिए, लेकिन हमें पता है कि हमें ये डिस्कम्फर्ट हो रहा है और हम ज़्यादा देर तक मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 8 में कर ही नहीं सकते वो एक्टिविटी पे आप कंसंट्रेट, ठीक है, क्योंकि वो इंटेंसिटी उसकी बहुत ज़्यादा है कि आप किसी एक्टिविटी में इंगेज नहीं हो सकते। 10 में मुझे पता ही नहीं कि इतना पेन हो रहा है कि कुछ और चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आता है आपका 10 नंबर स्केलिंग में। तो 0 to 10 में आपको एनपीएस में हम देखते हैं, ठीक है। तो जो नंबरिंग हम देंगे कॉन्शियस पेशेंट होने चाहिए, ठीक है, और जो वर्बली आपको बता पाए कि मतलब आप ये, क्योंकि नंबरिंग हम तभी दे पाएंगे जब हम पेशेंट को असेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका एनपीएस। फिर इसके बाद कौन सा आता है स्केल जो हम और यूज करते हैं, फ्लैक्स स्केल। जो फ्लैक्स स्केल है इसमें क्या है, फेस, लेग एक्टिविटी, क्राई,
एनपीएस पेन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्केल हमारा आता है फ्लैक्स स्केल। ठीक है, फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो फ्लैक्स स्केल है वो यूज किया जाता है 2 मंथ से लेके 7 ईयर तक के स्टूडेंट में ये यूज किया जाता है फ्लैक्स स्केल। ठीक है, तो इसमें फेस को नोट हम इन सब जो चीज़ें मैंने मेंशन किए इन सब चीज़ों को हम नोटिस करते हैं। जो फेस है वो रिलैक्स्ड है, स्माइलिंग है, या फिर क्राई है, या फिर इमोशनलेस है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। लेग में रिलैक्स है या फिर किक कर रहा है, क्रॉल कर रहा है बच्चा। ठीक है, ये सब देखते हैं। एक्टिविटी में हम देखते हैं कि जो बच्चे की एक्टिविटी वो कैसी है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ है, रिलैक्स बैठा है, आराम से प्ले कर रहा है, या बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर एक्टिविटी हो रखी है बच्चे की। जैसे कि जो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा होता है जो मदर के लैप में रहता है, तो अगर उसको मैनी टाइम्स एब्डोमेन पेन या एसिडिटी होती है तो क्या करता है, वो क्रॉल करता है ऊपर की तरफ मदर के। ठीक है, या एब्डोमेन पेन होता है जब वो ऐसे क्रॉल करता है, तो हम इन एक्टिविटीज़ को नोटिस करते हैं। क्राई में हमें ये होता है कि जो बच्चा है वो मतलब कैसे शांत है या बहुत ज़्यादा रो रहा है, टेम्पर टेंट्रम्स तो नहीं है। ठीक है, तो क्राई है तो देखना है कि किस इंटेंस क्राई तो नहीं है, तो क्राई पे हम असेस करते हैं। कंसोलेबिलिटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसोलेबिलिटी में क्या होता है कि बच्चे को आप कंसोल कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि चीज़ें क्या होती है कंसोलेबिलिटी में, नॉर्मली क्या होता है, अगर बच्चा किसी और रीज़न से ऐसे जिद कर रहा है, उसकी वजह से रो रहा है, तो अगर आप उसको कंसोल करोगे, हग करोगे, किस करोगे बच्चे को, या फिर मतलब उसको किसी चीज़ से टॉय देके या कुछ गिफ्ट करके अगर वो कंसोल हो जाता है, इट मीन्स इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर किसी और रीज़न से ऐसे ही रो रहा है। बट अगर वो कंसोल नहीं हो रहा है और वो ज़्यादा स्टिल क्राई कर रहा है, एक्टिविटी रेस्टलेस है उसकी, तो इट मीन्स जो इंटेंसिटी है वो पेन की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर है फ्लैक में जो हम नोटिस करते हैं, फेस, लेग, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसोलेबिलिटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें नोटिस करते हैं, किसमें, फ्लैक्स स्केल में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका फ्लैक्स स्केल के बाद आता है जो नेक्स्ट स्केल हम यूज करते हैं, वो है वोंग एंड बेकर स्केल। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वोंग बेकर फेस स्केल। इसको इमोजी स्केल भी कहते हैं, फेस स्केल भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया न्यूमेरिकल स्केल में 0 to 10 तक मार्किंग करते हैं, इसमें भी सेम वही होता है। ठीक है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो पेशेंट वर्बली नहीं बता सकते उनको हम मतलब कि वर्बल नहीं होते ट्रैकियोस्टमी की वजह से, या वैसे भी अगर वो वर्बल नहीं है, बोल नहीं सकते, तो उनको हम बता देते हैं कि किस फेस का क्या मीनिंग है, ताकि वो उसको डिनोट करें और हमें बता सके कि उनको कितनी इंटेंसिटी पेन की फील हो रही है। जीरो डिनोट करता है क्या, जीरो नोट डिनोट करता है, जीरो डिनोट करता है कि उसको कोई हर्ट नहीं हो रहा है, कोई पेन नहीं हो रहा है। सेकंड में आपको दिखेगा वो लिटिल डिस्कम्फर्ट दिखेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं मिलता लेकिन डिस्कम्फर्ट दिखेगा आपको। ठीक है, तो बच्चा स्माइलिंग भी होगा, नॉन स्माइलिंग भी हो सकता है, शांत भी बैठ सकता है, बट डिस्कम्फर्ट दिखेगा आपको। हार्ट में क्या होता है, हार्ट में उसको डिस्कम्फर्ट के साथ बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लोगों ने न्यूमेरिकल में क्या था कि वो अपना माइंड को डाइवर्ट कर सकता है, अगर किसी और चीज़ में हम उसका माइंड लगाएंगे तो डाइवर्शन थेरेपी में वो डाइवर्ट कर लेगा और जो पेन है वो उसको उतना महसूस नहीं होगा। 6 में वो ज़्यादा मोर हर्ट होता है। ठीक है, पता होता है कि चीज़ों में इंगेज है लेकिन फिर स्टिल पेन उसको फील होता है। 8 में वो कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा क्योंकि पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और 10 में क्या होगा कि पेन इतना ज़्यादा फील हो रहा है कि उसको यही नहीं पता कि इसके अलावा इससे ज़्यादा पेन कितना हो सकता है, और किसी एक्टिविटी से कोई रिलीफ नहीं होगा। इसमें आपको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वोंग एंड बेकर फेसिस स्केल है। जो वोंग एंड बेकर फेसिस स्केल है वो 3 ईयर्स से अबव में यूज करते हैं। ठीक है, सभी में। ठीक है, अब आता है आपका क्या नेक्स्ट, इसमें जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको आपको बता दिया पेन क्या होता है, किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से स्केल से मेजर करते हैं। अब होता है कि जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होता है, फार्मा एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। ठीक है,
फार्माकोलॉजिकल का मतलब है रिलेट टू मेडिसिन, ठीक है, और नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब है नॉन मेडिकेशन मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड होते हैं वो किसी एक जो इंटेंसिटी होती है एक लेवल तक ही होती है, उसमें ही हम मैनेज कर सकते हैं। 4 तक हम जा सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ 6 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 0 to 4 में नॉन फार्माकोलॉजिकल से मैनेज किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं हम, डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। डाइवर्शनल थेरेपी में क्या हो सकता है पेशेंट का, म्यूजिक थेरेपी हो सकती है, ठीक है, कोई नोवेल हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, या न्यूज़पेपर हो सकता है, या बच्चे को एक्टिविटी में, गेम में, या किसी XYZ एक्टिविटी में हम उसको इंगेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो अगर उसका डाइवर्शन हो जाए तो उसको जो पेन इंटेंसिटी फील हो रही है वो उसको फील नहीं होगी। 0 to 4 में हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में जाते हैं। हाँ, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है, बल्कि नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल के साथ भी दे सकते हैं, कि अगर मेडिकेशन पे है फिर भी हम नॉन फार्माकोलॉजिकल के साथ जाते हैं, जिसमें हम विद मेडिसिन अदर जो थेरेपीज होती है, ताकि और ज़्यादा रिलीफ मिल जाए पेशेंट को और उसका कंसंट्रेशन पेन के ऊपर ना रहे। क्योंकि मैनी टाइम्स ये होता है कि पेन इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी पे नहीं होता, लेकिन पेशेंट, क्योंकि आपको पता है ये एक एक्सपीरियंस है, मतलब सेंसेशन है आपका फील करने का कि कितना डैमेज हुआ है, तो पेशेंट को ही खैर पता है, बट कोई उसको परसीव करता है तो ज़्यादा कर लेता है, कोई उसको कम भी परसीव करता है। तो अगर माइंड डाइवर्ट अगर हम कर दे विद मेडिसिन तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल में क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल में हम जाते हैं विद मेडिकेशन, तो माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है। क्योंकि माइल्ड तक तो हम क्या करते हैं, नॉन टू माइल्ड तक क्या करते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल में ही कोशिश करते हैं मैनेज करने के लिए, ठीक है। माइल्ड टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सीवियर में हम क्या करते हैं, मेडिकेशन में जाते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर, ठीक है। मॉडरेट टू सीवियर में ओपियोइड्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है। लेकिन जब पेशेंट को ओपियोइड्स देते हैं तो रेस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो चेक करते रहते हैं, क्योंकि जो ओपियोइड्स का साइड इफेक्ट होता है वो यही होता है कि वो कंप्रेस करता है जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं उनको, ठीक है। तो और जो माइल्ड टू मॉडरेट होता है उसमें हम डिस्प्रिन दे सकते हैं, डाइक्लोफिनेक, वोवरन, नेसेट्स देते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैनेजमेंट होता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी आ जाती है आपकी, ठीक है। जो हॉट एंड कोल्ड थेरेपी होती है इसमें भी नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्लस करके भी दिए जा सकते हैं उन पेशेंट में जिनको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो, ताकि मेडिसिन के साथ साथ अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल के साथ जाते हैं तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब हमारा ये जो पेन है ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो क्या है, वो आता है हमारा SpO2। जो SpO2 है वो क्या इंडिकेट करता है, ये हमारा लास्ट वाइटल साइन है, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन है जो रेगुलर बेसिस पे मतलब कि आजकल मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 95 से 100% सैचुरेशन की। सैचुरेशन कितनी है ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड ऑक्सीजन का कितना है, तो वो 95 से 100% होना चाहिए। अगर 93 से बिलो आ रहा है, 93% से बिलो आ रहा है, तो हम प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें हो पोजिशनिंग भी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि फिजिशियन के ऊपर, और जो हम अपने बिहाफ पे पोजिशनिंग कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है। पोजिशनिंग करके प्रॉपर पोजिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या कंफर्ट वाली, जिससे उसको अगर ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो रिलीफ हो सकता है, ठीक है। तो 93 से बिलो सैचुरेटेड जाते के साथ आपको प्रिकॉशंस लेनी स्टार्ट कर देनी होती है, किसमें, SpO2 में अगर आती है तो बिलो, ठीक है। अब SpO2 का ये है कि ये मतलब कि मेजर किससे की जाती है, इसके इक्विपमेंट कौन से होते हैं, तो इसके इक्विपमेंट का नाम है पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री इसका इक्विपमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, SpO2 को मेजर करते हैं। ये एक प्रॉब की तरह होता है, जैसे जो पल्स ऑक्सीमेट्री इसमें हम ईयर लॉब से या अपनी फिंगर है, टोज है, आप इन सब चीज़ों से पल्स ऑक्सीमेट्री से असेस करते हो SpO2 के लेवल को, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री आपको दो चीज़ें बताता है, SpO2 तो बताता ही बताता है और हार्ट रेट भी बताता है साथ के साथ, ठीक है। तो ये भी ईजी होता है कि आपको हार्ट रेट कॉन्स्टेंट पता चलती रहती है जब तक पल्स ऑक्सीमेट्री आपका लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जो पल्स ऑक्सीमेट्री है वो काम कैसे करता है, ठीक है। पल्स ऑक्सीमेट्री एक प्रॉब है, इसमें क्या करते हैं,
इसकी दो स्लाइड्स होती हैं, एक अपर एक लोअर साइड, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये अटैच होता है, इन दोनों के बीच में जैसे कि मान लो इंडेक्स फिंगर है, इसे हम पल्स ऑक्सीमीटर के बीच में रखेंगे, ठीक है, और ये असेस करेगा। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, लेड एंड फोटो डिटेक्टर। क्या होता है? फोटो डिटेक्टर, ठीक है। जो लेड होता है वो क्या करता है, वो रेड कलर की रेज को और इंफ्रारेड रेज को एमिट करता है, ठीक है। इंफ्रारेड जैसे कि लोअर पार्ट है, ये क्या करता है, यहाँ पर ये रेड और इंफ्रारेड रेज को एमिट करेगा, जो टिश्यू से, वीनस ब्लड से, आर्टीरियल ब्लड से, जो ये नेल प्लेट होते हैं यहाँ से होती हुई फोटो डिटेक्टर तक जाएंगी, ठीक है। कितनी एब्जॉर्ब हुई है इंफ्रारेड रेज, उसके बिहाफ पे ये रीडिंग्स आती हैं। जितनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगी उतना ज़्यादा सैचुरेटेड जो हमारा ब्लड है वो दिख जाता है। और फोटो डिटेक्टर पे आपको स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे पता चल जाता है कि SpO2 कितना है, ठीक है, और हार्ट रेट कितनी है। तो जो ये पल्स ऑक्सीमीटर है ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। आपको ये समझ में आया कि इसमें लेड होता है और फोटो डिटेक्टर होता है, दो चीजें होती हैं। लोअर पोर्शन में लेड होता है, ऊपर वाले पोर्शन में फोटो डिटेक्टर होता है। स्क्रीन होती है, स्क्रीन पे आपको इमेज दिख जाएगी और उस इमेज वो कांस्टेंट आपको जो भी फ्लक्चुएशन है वो दिखती रहेगी। अब तो ये मेन बात होगी कि SpO2 मेजर करते हैं, ये हेल्प करता है हमें बताने में कि सैचुरेशन इतनी है बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं सैचुरेशन को, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे सैचुरेशन को, ठीक है। क्योंकि उन कंडीशंस में क्या होगा कि बॉडी तो सैचुरेशन दिखाएगी कंप्लीट, लेकिन वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं होती, ठीक है। सबसे पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, लो लेवल ऑफ HB, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी तक खैर नहीं बताया, मैं अभी आपको दोबारा बता देती हूँ, वो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। जो HB होता है ना, उसकी 4 साइट होती है, हर एक साइट एक एटम ऑफ आयरन को कंटेन करती है, और जो एक एटम आयरन होता है ना वो ऑक्सीजन को कंटेन करता है। तो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं एक HB के पास 4 साइट होती है और चारों साइट पे क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। नॉर्मली 100 ml ब्लड में अगर मैं एवरेज लेके चलूँ 15 ग्राम ब्लड प्रेजेंट होता है। एक हेल्दी पर्सन में वैसे भी 12 to 15 ग्राम ब्लड हम लेते हैं अगर हेल्दी पर्सन है, ठीक है, 100 ml ब्लड में, और चारों साइड उसकी इंगेज है ऑक्सीजन के साथ, इसका मतलब क्या है, बंदा पूरा सैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर्सन के अंदर 7 ग्राम ही ब्लड है या 8 ग्राम ही ब्लड है और चारों साइड उसकी इंगेज है ऑक्सीजन के साथ, तो ये सैचुरेशन तो पूरी दिखाएगा, क्योंकि HB तो कंप्लीट सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ। लेकिन यहाँ पे डिफॉल्ट क्या है, लेवल HB का ही कम है, जितनी HB होना चाहिए ब्लड के अकॉर्डिंग और बॉडी के अकॉर्डिंग उतना नहीं है, तो उतनी ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाएगा। ट्रांसपोर्टर ही नहीं है हमारे पास, सामान लेने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रक टेम्पू ट्रांसपोर्टर ही नहीं होगा कहीं पे पहुंचाने के लिए, फिर फायदा क्या है उसका, ठीक है। तो सर्विसेज तो शॉर्ट ही रहेंगी ना। लेकिन ट्रक टेम्पू ने तो अपना पूरा लोड पूरा कर रखा है, ओवरलोड हो नहीं सकता, 4 ही साइट है उसकी बाइंड करने की। तो इसलिए जो सैचुरेशन वो 100% दिखाएगा, तो वहाँ पे डिफॉल्ट क्या आएगा, HB लो है, तो पेशेंट की जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट दिखेगी आपको SpO2 कंप्लीट होते हुए भी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी हमारी कि लो लेवल ऑफ HB। सेकंड होता है कि लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है तो पेशेंट क्या करेगा, मतलब दो चीजें हैं इसमें, दो कंपोनेंट है, लो टेम्परेचर एंड शिवरिंग। लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, लो टेम्परेचर की वजह से होता है वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन नहीं हो पाता नॉर्मली, और जितना एग्जैक्ट उस वक्त आना चाहिए आर्टरी में वो सैचुरेशन नहीं आ पाता। इसलिए अगर कोल्ड टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का या लो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का, तो आपको पेशेंट को क्या गाइडेंस देनी चाहिए, या तो जो वो अगर मान लो आप इंडेक्स फिंगर से या फिर थंब से आप उसका ले रहे हो SpO2, तो उसको थोड़ी देर के लिए कवर करने के लिए बोलेंगे किसी वार्म में, ब्लैंकेट में, या फिर आप सेल्फ भी, या फिर उसके जो रिलेटिव होंगे उनको भी बोल सकते हो रब करने के लिए। रब करके अगर हम उसकी फिंगर से SpO2 लेंगे तो वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाएगा, वैसोडाइलेशन मतलब नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल होने के बाद एग्जैक्ट SpO2 आपको पता चल जाएगी, ठीक है। शिवरिंग में क्या होगा, शिवरिंग में पेशेंट हिल, जो एक रेस्ट पे SpO2 आएगा तो शिवरिंग में एग्जैक्ट नहीं आ पाती, ठीक है।
तो अगर कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से शिवरिंग आ रही है तो वो भी फॉल्स रीडिंग देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका शिवरिंग के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है तो भी SpO2 की जो वैल्यू आपको देखने के मिल रही है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, क्योंकि पल्स ऑक्सीमेट्री डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता HB और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में। ठीक है, तो इसलिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पेशेंट आया है, SpO2 से आप चेक कर रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना ऑक्सीजन बॉडी में सैचुरेटेड, HB कितना सैचुरेटेड है ऑक्सीजन के साथ, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, SpO2 को। तो आपको समझ में आया होगा SpO2। ठीक है, और पेन, तो वाइटल्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है।